ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने किसके बारे में बात की, आग्नेय चट्टानों के बारे में बात की, धारवाड़ चट्टानों के बारे में बात की और कुड़प्पा प्रकार की चट्टानों के बारे में बात की। और तीनों में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिली कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय के बारे में हमने देखा कि उससे खनिज निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, खनिज तत्व है, लेकिन उनका दोहन नहीं कर पा रहे। फिर हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि हमें कर्नाटक के क्षेत्र में सबसे पहले देखने को मिलती है, और वहां से हमें सोना, चांदी, लोहा मिलता है। धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार की खनिज वहां से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमने कुड़प्पा चट्टानें देखी, जिसमें हमें चूना पत्थर, संगमरमर देखने को मिला, स्लेट देखने को मिला। इसके अलावा हमें लोहा, है ना, मैंगनीज, ये भी हमें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से देखने को मिला। और हमने इसके क्षेत्र को भी देखा। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, विंध्यन चट्टानों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्षेत्र को समझते हैं कि विंध्यन एक पर्वत श्रृंखला है पूरी की पूरी। ठीक है, यहां पर आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है, विंध्यन की एक पूरी पर्वत श्रृंखला है, जो कि अब देखोगे कि इसके बीच में, इसके नीचे आ पाएंगे तो एक भ्रंश घाटी है। ठीक है, और इस भ्रंश घाटी के नीचे भी एक पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, भ्रंश घाटी है, और यहाँ पर एक नदी फ्लो करती है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार। ये क्या है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, जिसे हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है, रिफ्ट वैली आप देखोगे कि धरातल का कोई ऐसा भाग जो कि नीचे की तरफ धंस गया हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक समतल भाग था, लेकिन इसका एक हिस्सा क्या है, नीचे की तरफ धंस गया है। या फिर ये कहिए कि ये दो चट्टानें हैं, ये जो भाग है ये टूट के एक दूसरे से अलग हुआ है, और ये वाला भाग जो है नीचे खाई के रूप में बन गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, ये चीज यहां पर समझिए। इसके बाद हम क्योंकि बात कर रहे हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी जो है, इसमें नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो याद रखिए, नर्मदा नदी, नदियों को हम अलग से स्पेशली पढ़ेंगे, वहां पर एक एक नदी को बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको बताऊंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम दिया गया है विंध्यन। क्या बोलते हैं इसको, विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी यानी कि पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या हो गया कि लगातार एक क्रम में माउंटेन स्थित है। ठीक है, ऊपर कौन सी है, विंध्यन, और नीचे आपको मिलेगा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक, अब क्योंकि हम विंध्यन पर्वत, विंध्यन चट्टानों की बात कर रहे हैं, तो ये कहां पर, इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती हैं मुख्य तौर पर। इनका जो क्षेत्र है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्षेत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कहां से कहां तक है, तो पहला तो इससे लिख लीजिए कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, राजस्थान, स्थान से सासाराम, सासाराम ये कहाँ है, बिहार में। सासाराम किस लिए फेमस है, कमेंट करके बताइए आप मुझे। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक पूरी की पूरी विंध्यन पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। और अगर ये तो विस्तार हो गया इसका पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो ये जो इसका विस्तार है, ये कहां से है, आगरा से लेकर होशंगाबाद। ठीक है, ये कैसा हो गया आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट इसका जो विस्तार है। अब हम
नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण बात कर रहे हैं, तो ये आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, से लेकर कहां तक है, होशंगाबाद एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र में क्या है, ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो ये क्या होगी आपकी उत्तर से दक्षिण। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या जरूरत थी यहाँ पे ये बताने की कहां से कहां तक है, क्योंकि वही सीधी सी बात है कि यहाँ पर जितना क्षेत्र ये कवर करेगी उस सभी क्षेत्रों में हमें विभिन्न चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो प्राप्त होंगे। तो आप देखोगे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण तरीके की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि हमें बहुत सारे उनके द्वारा निर्माण किए गए आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं। चलो, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे मुख्य तौर पर आप देखोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, पहली चीज तो कि हमने देखा अभी तक जो चट्टानें थी उसमें जीवाश्म नहीं थे, तो क्या विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे भी क्या है, धात्विक और अर्धधात्विक तत्व पाए जाते हैं, और इसमें क्या है, जीवाश्म का अभाव है, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो चट्टानें, इन चट्टानों से किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होता है, तो मुख्य तौर पर यहां पर आप देखेंगे कि जो भवन निर्माण की सामग्री होती है, ठीक है, किसकी, भवन निर्माण, तो आप समझ सकते हैं भवन निर्माण के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, वो हमें कहां से प्राप्त होती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एक तो हो गया बलुआ पत्थर, क्या है, बलुआ पत्थर, भाई जरूरत होती है भवन निर्माण में, बिल्कुल होती है ना, बलुआ पत्थर हो गया। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमें देखने को मिलेगा चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, संगमरमर, मरमर, ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला में हमें देखने को मिलती है, हीरे की खान, बहुत ही फेमस खान है हीरे की, जिसे पन्ना बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है। ये भी कहां पर है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला में। तो यहां से हमें और क्या प्राप्त होता है, हीरा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खान से प्राप्त होता है, उस खान का नाम भी यहां पर इसी के साथ लिख लो, वो अलग से भी कराऊंगी, इसका नाम क्या है, पन्ना, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें कहां से प्राप्त हो रही है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला से, विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि भवन निर्माण सामग्री जो है वो हमें किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके क्षेत्र को भी आप देखेंगे, अब क्योंकि मैंने लिखा है राजस्थान से बिहार, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, तो मैप उठा के खोल के देखिए कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र ये कवर करती है, विंध्यन चट्टानें, ठीक है। ये चीज हो गई यहां पर। इसके अलावा क्योंकि हम हीरे की बात कर रहे हैं, तो पन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण खान है जहां से हमें हीरा प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें हीरा कहां से प्राप्त होता है, तो लिख लीजिए तेलंगाना से, ठीक है, यहां पे स्टार बनाकर लिख लो, तेलंगाना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खान है जिसको बोलते हैं गोलकोंडा की खान, गोलकोंडा या कुंडा की खान, यहां से भी हमें क्या प्राप्त होता है, हीरा प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ आया। चलिए अब यहां पर आप देखोगे कि बलुआ पत्थर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो किले हैं भारत में, उनका जो निर्माण हुआ है वो इसी क्षेत्र, इसी प्रकार की चट्टानों से हुआ है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में यहां पर लिख लेते हैं एक बार। कि बलुआ पत्थर से किस किस चीज का निर्माण हुआ है जिसको हम देखने और घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है।
अब आपको जब भी आप जाओगे तो आपको ये पता होगा कि अच्छा ये किला बना हुआ है, तो यहाँ से जो पत्थर लगाए गए वो कहाँ से लेकर आए थे, है ना। और जो भी आपके साथ में जाएगा उसको भी बताइएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल किला। ठीक है, पहला हो गया आपका जो रेड फोर्ट है, लाल किला, दिल्ली। ठीक है, लाल किला दिल्ली हो गया। इसके अलावा आगरा का किला, आगरा का किला हो गया। आगरा में भी रेड फोर्ट है। इसके अलावा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लो, है ना। जामा मस्जिद हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी, चौथा फतेहपुर सीकरी। ये भी कहाँ है, आगरा के पास ही है सीकरी। ठीक है, जिसको अकबर के द्वारा बसाया गया था जब वो उसने गुजरात में विजय की थी। ठीक है, ये जब हिस्ट्री जो भी आपको सर पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो लाल किला हो गया, रेड फोर्ट, आगरा किला बहुत बार घूमने गए होंगे, लेकिन आपको देख के तो बहुत सुंदर, कितने मजबूत पत्थर, इतने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर हैं। ये कहाँ से लेके गए, विंध्यन क्रम की चट्टानों से लेकर आए गए थे। ठीक है, वहां से निर्माण हुआ। इसके अलावा एक बहुत ही है इंपॉर्टेंट, रांची का स्तूप। ठीक है, सॉरी, सांची का स्तूप, रांची कह रही हूँ, सांची, सॉरी, सांची का स्तूप। इसका निर्माण भी किस प्रकार के पत्थरों से हुआ है, बलुआ क्रम की चट्टानों से, बलुआ पत्थर से। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मेन मेन फोर्ट तो आप देख ही रहे हो, रेड फोर्ट आगरा का और दिल्ली का हो गया। जामा मस्जिद बहुत ही फेमस है, कहाँ है, दिल्ली में है। फतेहपुर सीकरी आगरा, और सांची का स्तूप, इन सभी में किस प्रकार के पत्थर का यूज हुआ है, बलुआ। और ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्योंकि संगमरमर प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसका, और मूर्ति कला, है ना, जो भी मूर्तियां बनती है ना संगमरमर से, बलुआ पत्थर से, उनका भी विशेष रूप से यहीं से प्राप्त की जाती है। तो ये हो गए आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि जितना भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे अगर चट्टानों में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उस सेक्शन को जरूर कवर किया जाता है। तो उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, जो कि सबसे बाद में फॉर्म हुई है, उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आप किसके बारे में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। इसका जो फॉर्मेशन है, अब आप देखोगे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो चट्टानें हैं वो बेसिकली क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी का सारा जितना भी भूखंड था वो आपस में क्या था, इस तरीके से जुड़ा हुआ था, है ना। और आसपास क्या था, वाटर था, है ना। इस भाग को कहा गया आपका, पानी वाले भाग को कहते थे हम पैंथालासा।
है ना, और इस सॉलिड भाग को कहते थे हम पेंजिया। अब आप देखोगे कि इसमें चेंजेस होना शुरू होंगे और ये जो भूखंड है वो क्या होगा, टूटकर अलग होना शुरू होगा। तो इसको हमने देखा कि ये दो भागों में टूटा आगे चलकर, ठीक है। एक भाग जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और एक भाग जो कि नीचे की तरफ, इस तरीके से, ठीक। ऊपर वाले भाग को हमने नाम दिया अंगारा लैंड, है ना, और नीचे वाले भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब आपको एक चीज यहां पर समझ आई होगी कि जब ये भाग पेंजिया जो है ये दो भागों में टूटा, ऊपर वाले भाग को हमें अंगारा लैंड कहा और नीचे वाले भाग को हमने गोंडवाना लैंड कहा। आज हम बात कर रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यानी कि इसी भाग की बात करेंगे, है ना। यही भाग आगे जाकर फिर टूटेगा और यहाँ पर आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। अब क्या होंगे, बड़े बड़े भूखंड टूटकर अलग हो गए हैं जिसको हम महाद्वीप कहेंगे, है ना। तो आपको देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे कि अब आपकी जो 7 महाद्वीप हैं उनका निर्माण होगा, जिसमें आप सबसे पहले अंगारा से टूटकर जो अलग होता है, एक तो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है और इधर आपका एक पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट। ये अंगारा लैंड दो भागों में टूटता है, एक आपका बनता है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरेशियन प्लेट। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसे हम नॉर्थ साउथ अमेरिका प्लेट कहते हैं। फिर यहाँ पर आप एक देखेंगे प्लेट इस तरीके से, ठीक, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी और यहाँ पर एक, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। और एक, क्योंकि देखो रटना भी आसान है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन रटने से क्या होता है, चीजें भूल जाते हो। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो ना, तो कोई ना कोई तरीके से आप किसी चीज को जोड़ के आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप सही कर लेते हैं, है ना। और फैक्ट जो होता है वो एज इट इज होता है, तो उसको मेमोराइज करके रखना, क्योंकि फिर या तो तुक्का ही लगेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर कहेंगे क्लियर तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए समझने। तो ये क्या है, आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। प्लेट्स क्या होते हैं वो हम आगे के चैप्टर में, जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये जो प्लेटें हैं जिसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम प्लेटें हैं। और ये क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी है, तो पानी की महासागर प्लेट, है ना, महाद्वीप प्लेट क्या होते हैं, इनमें किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हुई है, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है जिसको हम अलग समझेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है वो दो कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है, क्योंकि आज इसमें डिवाइडेशन हो चुका है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से विभाजन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप में माउंटेन है, यूराल माउंटेन है यहाँ पर, इस तरीके से पूरा यहाँ पर आपको कुछ झीलें मिलेंगी, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, काकेकस माउंटेन हो गया, ब्लैक सी हो गया। ये हम जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो यूरेशियन प्लेट जो है वो दो कॉन्टिनेंट से, इधर वाला जो भाग है वेस्टर्न साइड में, इसको बोलते हैं यूरोप और ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं हम एशिया, ठीक है। एशिया और यूरोप को मिलाकर क्या बन गया, यूरेशिया, ठीक। नीचे हम देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट हो गई। प्लेट्स लिख लो क्योंकि ये क्या है, प्लेट्स हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी भारी भरकम। ये अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है। ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, क्लियर है। अब क्योंकि हम
बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जितना भी ये हम परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं कि पेंजिया था, फिर 2 भागों में टूट गया, फिर उसके जाके आगे चलकर इसमें और नई प्लेटें बन जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को एक समय अंतराल में बांधा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, इसमें एक भाग यहाँ से टूटकर क्या होगा, एक भाग ये टूटकर क्या होगा, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है इस तरीके से, और यहां पर जाकर टकराए। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराता है। तो आप देखेंगे कि ये जो टूटकर भाग ऊपर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, ये ही क्या है, ये इसी का भाग है, और इसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि पृथ्वी जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, ये वाला भाग इस तरीके से, ये एक प्लेट टूटकर क्या हो रही है, उत्तर की तरफ बढ़ी, और यहां पर जब इससे टकराती है तो बीच में जो भी नदियों के द्वारा या जो कुछ भी गाद था वो किस में परिवर्तित हो गया, दोनों प्लेटों के बीच में दबाव पड़ा। जब दो चीजें भारी भरकम चीजें हैं, उनके बीच में कुछ सेडिमेंट्स हैं, अब उन दोनों को प्रेस करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से वलन पड़ेंगे, इस तरीके से वलन पड़ेंगे। तो इस वलन के कारण क्या होगा, माउंटेन्स की उत्पत्ति होती है, वो माउंटेन्स वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पर हम इसके फॉर्मेशन को देख रहे हैं, इसके होने वाले परिवर्तन को समझ रहे हैं, ये चीज हम आगे माउंटेन्स वाले चैप्टर में भी देखेंगे। ठीक, तो ये प्लेट जाके क्या होती है, टकरा जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब ये प्लेट टकराई तो क्या ये पूरी की पूरी इस तरीके से टकराई, नहीं, सबसे पहले ये हिस्सा टकराता है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से। तो आप देखेंगे कि इससे पहले मैंने क्या बताया था, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में बता रही थी। तो विंध्यन क्रम की जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दरार पड़ जाती है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से दरार पड़ेगी और ये यहाँ से टूट जाती है, और इसी टूटे हुए भाग को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आया कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत आज हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना। अब ये अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, जब ये भाग टूटकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ये ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर भारत में जितने भी पर्वत हैं वो क्या है, बाद में निर्माण हुए। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई। तो ये वाला जो भाग है ये किसका भाग है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भाग है। अब आप देखोगे कि यहां से लेकर इस टूटते हुए भाग से लेकर जब ऊपर तक पहुंचता है तो यहाँ पर एक काल चलता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस। ठीक है, ये परिवर्तन जो शुरू होता है ये होता है कार्बोनिफेरस, और ये कब तक रहता है, जुरासिक काल तक चलता रहता है। ठीक है, ये कार्यक्रम मैं आपको यहाँ पे लिख सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टूट के चट्टाने, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये टूटकर जब यूरेशियन प्लेट से टकराता तो वो कालक्रम काल जो है वो कौन सा है, तो ये कार्बोनिफेरस काल से लेके कहां तक है, जुरासिक। जुरासिक या फिर जुरैसिक काल तक। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अब यहाँ पर मुख्य तौर पे आप देखोगे कि वनस्पति, छोटी छोटी वनस्पति, कुछ जीव जंतु जो है, मैं आपको जब कालक्रम पढ़ाऊंगी ना, कार्बोनिफेरस, जुरासिक काल, है ना, इनको डिवाइड किया गया है, इनमें किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, किस काल में किस तरीके के जीवों का जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले किस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं, ये हम इसके बाद एक चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो हमने देखा अभी तक विंध्यन क्रम की चट्टानों में कहीं भी हमें जीवाश्म नहीं मिले, है ना। अब आप देखोगे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती है यहाँ पर अब सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगातार चट्टानें कैसी होती है, मुलायम होती जा रही है, टूटती जा रही है, पहले बहुत सॉलिड थी, फिर क्या हुई, टूट छूट के क्या हुई धारवाड़ चट्टानों में, अब ये टूट टूट के इतनी ज्यादा मुलायम हो गई है कि यहाँ पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उत्पत्ति होना जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, वनस्पति होगी,
अब यहां से लेकर यहां तक ऐसा तो है नहीं कि फ्लाइट पकड़ी और यहां पहुंच गए, नहीं, ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको देखने को मिलेगा कि इस गोंडवाना चट्टान, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत बड़े बड़े तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक लंबा काल है, तो यहाँ पे उत्पन्न होते हैं और उनकी मृत्यु होती है और वो दब जाते हैं। प्लेट में हलचल होता है, असंख्य संख्या में क्या हो गए, सारे के सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो यहाँ पर टूट फूट के, वनस्पति टूट के गिर गई, दब गई, है ना, इसी तरीके से जीव जंतु। तो यहाँ पर अब क्या होगी, इसमें बहुत सारे सेडिमेंट जमा होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो चट्टाने हैं ये कैसी हैं, अवसादी क्रम की चट्टाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने, ये किस प्रकार की चट्टाने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये कैसी हैं, अवसादी चट्टाने हैं। अवसाद, अवसाद क्या है, अवसादी चट्टाने, ठीक है। यानी कि अवसाद का मतलब क्या हो गया कि जो भी वनस्पति जीव जंतु हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार यहीं पर दबते जा रहे हैं, है ना। तो इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या होंगे, अब आपको यहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं तो यहाँ पे जीवाश्म जो है वो प्राप्त होंगे, है ना, जीव के अंश जीवाश्म प्राप्त होंगे। ये लिखते जाइएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मतलब छोटे बड़े सभी तरीके के, इसमें मछली भी होगी, है ना, पर्वत होंगे, पहाड़ पर्वत, अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जीवाश्म में इसका मतलब क्या है, वनस्पति का विकास होगा, वनस्पति, वनस्पति की उत्पत्ति, एक क्रम में समझते चलिए, ठीक है। अब वनस्पति उत्पन्न हो रही है, बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, और प्लेट जो है लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें कुछ हलचल होगी, और जब हलचल होगी तो क्या होगा, जैसे आपने देखा है कि जब भूकंप आता है ना, है ना, आंधी तूफान आता है या सुनामी आती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितने भी आसपास की वनस्पति है, पेड़ पौधे, वो सब एक साथ क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन सभी के कारण आप देखोगे कि इनमें बहुत ज्यादा भूगर्भिक हलचलों के कारण चट्टाने जो हैं उसी में ये वनस्पतियां क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी, और एक लंबे अंतराल के बाद आप इसमें देखेंगे कि ये जो वनस्पति है दबने के बाद क्या होगी, कोयले में परिवर्तित हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब आप लकड़ी जलाते हो, है ना, तो वो क्या होती है, कोयला बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती है। तो ऐसे ही क्योंकि ये वनस्पति क्या हो रही है, भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी के अंदर दब जा रही है, और पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक भाग में आप देखोगे कि यहाँ पर तापमान जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह से ज्यादा है। जैसे जैसे पृथ्वी के आप अंदर बढ़ते जाएंगे आपको पृथ्वी का तापमान में क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, ये धीमे धीमे उस गर्मी के कारण, उस तापमान के कारण क्या होगी, अंदर ही हीट के कारण परिवर्तित होगी, और ये वनस्पति किस में परिवर्तित हो जाएगी, जल रही है ना एक तरीके से, तो ये कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो मुख्य तौर पर हम बात करें कि हमें कोयला जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना क्यों होता है, ये चीज यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस तरीके से कोयले की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से कोयला जो है यहाँ पर बना है, ठीक। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, अब क्योंकि हम एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर है ना, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, राइट, ये क्या है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। अब क्योंकि ये वाला भाग था, ठीक है,
यहीं पे था, इससे टूट के यहां से ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है इस तरीके से। तो कभी ना कभी यहाँ का क्षेत्र जो है वो कैसा है, ध्रुवों में मैंने बताया था कि तापमान जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है ना, टेम्परेचर कम होता है, तो इसीलिए आपको इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश मिलते हैं, है ना। और जैसे जैसे क्या हो रहा है, अभी प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये पूरी की पूरी प्लेट जो है वो इस भूमध्य रेखा पे रही होगी, और भूमध्य रेखा पे क्या है, तापमान बहुत अधिक है, तापमान जो है यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब की बात करें तो क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी तापमान जहां ज्यादा होगा वहां का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। अब तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर पानी का इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा, वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होगा, और इस भूमध्य क्षेत्र में आप देखते हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे ग्लोब पर, यानी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इस वाले क्षेत्र पे। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब ये प्लेट इस तरीके से ऊपर बढ़ रही थी और जब ये भूमध्य रेखा पर रही होगी तो वहां पर अत्यधिक वर्षा, है ना, तो यहाँ पर कैसे होंगे, घने जंगल होंगे, है ना, बहुत ही घने जंगल। आज जो हम देखते हैं इंडिया का वन, उससे तो बहुत ही ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ये इस क्षेत्र को क्या वो ये है पार करके आई है, तो यहाँ पर सालों तक रहने के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी और बहुत घने जंगल रहे हो, तो इनकी अब ये ज्यादातर क्या है ऊपर की तरफ बढ़ के यहाँ पर आकर हो गई है। तो यहाँ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा वनस्पति के कारण भी आपको समझ में आए कि इतनी इतनी अधिक मात्रा में कोयला कैसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत ज्यादा रही है, और वही क्या हुई है, भूगर्भीय खलचरों के कारण यहाँ पर दब गई है। अभी इसमें यहाँ पे कोयला तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा आप देखेंगे कि पेट्रोलियम, ठीक है, बायोगैस, ये सब भी हमें इसी के कारण प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब भारत में बात करें, ठीक है, तो भारत में जो मुख्य तौर पर लगभग भारत में लगभग 90% जो कोयला है, 90% कोयला कहां से प्राप्त होता है आपको, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ये चीज यहाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, है ना। और इसी में इसी क्रम में जो इसकी चट्टाने हैं वो किस प्रकार की, गोंडवाना चट्टाने हैं। क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिए अब आप देखेंगे कि भारत का कुछ क्षेत्र है जहां पर मुख्य तौर पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा है। इसको रब कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ नदी घाटी क्षेत्र है जहां पर मुख्य तौर पर सर्वाधिक मात्रा में कोयले का दोहन किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे ऊपर है आपका पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। दामोदर नदी घाटी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां से, और ये कहां पर है, ये छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले का जो दोहन है वो कहाँ से किया जाता है, तो क्वेश्चन में सीधे 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 दे दिया जाता है कि छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो दामोदर नदी घाटी है ये छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में ही प्रवाहित तो होती है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं नदी है तो आसपास जंगल होंगे, है ना, और वो कारण तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्लेट के खिसकने का, है ना, प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का। तो यहाँ पर क्या है,
क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी किसी भी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप लोगों से पूछना और बताना दोनों चीज है कि कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि ये चीज इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है, या कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है या कोई भी चीज है जो आपको लगता है कि ये चीज समझ नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही है ना, या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी का, ये कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो महानदी घाटी, दूसरा कौन सा क्षेत्र है? ये महानदी घाटी। ठीक है, महानदी घाटी की बात करें तो ये क्षेत्र आपके उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा। अब यहाँ पे नाम ले रही हूं तो आपको याद आना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो कि है गोदावरी नदी क्षेत्र। इस तरीके से यहां से शुरू होता है और ये कौन सा है आपका? गोदावरी नदी घाटी। ठीक है, गोदावरी नदी घाटी की बात करें तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, सॉरी महाराष्ट्र क्षेत्र से। इसके अलावा ये एमपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में प्रभावित होती हुई जाकर इधर कौन सा वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल, वहां जाकर खत्म होती है। तो ये जो क्षेत्र है ना, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, यहाँ पर यहीं से सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है? कोयले का दोहन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन सा क्षेत्र है तो यहां पर लिख लेते हैं कि दामोदर नदी घाटी के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। पहला लिखते हैं दामोदर रिवर वैली। ठीक है, दामोदर रिवर वैली की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये कहां पर है? तो आपको बताया कहां पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर ठीक है, और बेसिकली ये कहां पर स्थित है? तो हुगली नामक हुगली जिले में। ठीक है, अच्छा एक चीज ये है कि यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोयले की, तो कोयले के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का, एंथ्रेसाइट कोयला, तो किस कोयले की क्या खासियत है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है, फिर कौन से कोयले की, कौन से प्रकार का कोयला जो है वो भारत में मुख्य तौर पर पाया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो दामोदर नदी होगी छोटा नागपुर प्लेट्यू के क्षेत्र में। तो इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो हमने बात की झारखंड की। झारखंड में कुछ प्लेसेस है जहां पर मुख्य तौर पर इसका दोहन किया जाता है। तो एक जगह है जिसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झरिया। ठीक है, झरिया और बोकारो। ठीक है, झरिया और बोकारो, यहां से क्या किया जाता है? कोयले का दोहन किया जाता है और ये किस में आता है? आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे महानदी घाटी के बारे में। दूसरा क्या होगा? महानदी वैली के बारे में। ठीक है, महानदी की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है बेसिकली कहां पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आप देखोगे तो उड़ीसा में एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख सकते हो आप, जहां से कोयले का दोहन किया जाता है,
उड़ीसा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जिसका नाम है तलचर। क्या है? तलचर। और छत्तीसगढ़ में कौन सी प्लेस है जहां से कोयले का दोहन किया जाता है? तो इसका नाम है कोरबा। ठीक है, क्या क्षेत्र नाम है? कोरबा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको जरूर से ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान ही रहेगा कि कौन से क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा गोदावरी की बात करें, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें किसके बारे में? गोदावरी नदी घाटी के बारे में। तो तीसरा हो गया आपका गोदावरी रिवर वैली के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र हमने कहाँ बात की? ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र में निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन कहाँ से होता है? कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बीच में ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो आने वाली जो क्लासेस हैं, अपकमिंग जो भी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्वेश्चन छोड़ने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा खुद भी एक्टिव होके सर्च करिए, है ना, उस चीज के बारे में पढ़िए, देखिए। तो यहाँ पर क्योंकि बात की जा रही है गोदावरी रिवर, दामोदर नदी, महानदी, ये कहाँ से निकलती है, इतना तो आप देख ही सकते हैं। बाकी जब रिवर पढ़ाऊंगी तो आपको वैसे भी बताना है ना। चलिए, तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से उद्गम होता है, मध्य प्रदेश में जाती है। उसके अलावा तेलंगाना, कुछ क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में भी बॉर्डर की तरफ होते हुए जाती है। तेलंगाना हो गया, है ना, और देन आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य तौर पे आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, कहां पर? जिसका नाम है सिंगरौली। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली। और एक जगह है तेलंगाना। सिंगरौली और तेलंगाना में एक प्लेस है, तेलंगाना की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सिंगरौली हो गया और सिंगरैनी। सिंगरैनी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत माइन्यूटली डिफरेंट है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी दे देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगरौली की बात करें तो एमपी, रैनी की बात करें तो तेलंगाना, ये दोनों ही क्या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश ये हो गया, तो यहाँ पे है सिंगरौली, और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है तेलंगाना, तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सिंगरैनी। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। क्वेश्चन ये, इससे क्वेश्चन काफी बार बना है। तो यहां तक समझ आया आपको? गोदावरी रिवर हमने पढ़ लिया, दामोदर नदी और महानदी क्षेत्र जहां पर मुख्य तौर पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और उससे उत्पादित क्या होता है, क्या निकाला जाता है? तो कोयला। ठीक है, तो कोयले में क्या है? जीवाश्म है, और जीवाश्म इसका हम यूज भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि राजमहल। कौन कौन सा क्षेत्र है? एक तो हो गया आपका राजमहल की पहाड़ियां, महल की पहाड़ियां हो गई। ठीक है, और इसके अलावा महादेव। महादेव आप देखोगे कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी ना, उसी की आगे जाकर पर्वत श्रृंखला जो मिलती है वो महादेव से मिलती है। तो महादेव पर्वत जो पर्वत श्रेणी है, वहां पे भी कोयले का दोहन किया जाता है। राजमहल की पहाड़ियां जो है वो छोटे नागपुर प्लेट्यू के पास ही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र वाली क्षेत्र में रहता है, तो वहां पे भी क्या है? कोयला क्रम की या फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये कैसा है? गोंडवाना चट्टानें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
है जो कि कभी कभी पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है रानीगंज, यहां से भी क्या किया जाता है, कोयले का दोहन किया जाता है, मुख्य तौर पर यहाँ पर पाया जाता है। और आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है, सर्वाधिक मात्रा में जो कोयले का दोहन है वो इसी क्षेत्र से किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे स्टार बना के लिख सकते हो। सर्वाधिक मात्रा में यहीं से कोयला निकाला जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कोयला कोयले का दोहन। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि कोयले के कुछ प्रकार होते हैं, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से कोयले के प्रकार होते हैं। और इसके बाद ये जो दक्कन ट्रैप करके, दक्कन ट्रैप वाली जो चट्टानें हैं वो बची हुई हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स अगर आपको होंगे तो उसको करेंगे, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, गोंडवाना चट्टानों की। ठीक है, गोंडवाना रॉक्स। तो यहाँ पर गोंडवाना रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जो कोयला प्राप्त होता है, 98% कोयला भारत में, 98% कोयला जो भारत में मिलता है वो किस प्रकार का है, बिटुमिनस, बिटुमिनस। ठीक है, अब तो ये चीज पूछी जाएगी तो याद रखिएगा कि भारत में जो मुख्य तौर से कोयला प्राप्त होता है वो कौन सा है, आपका बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। कोयले की जो टाइप्स ऑफ कोल हैं उनको यहां पर लिख लो, टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। ठीक है, हाई क्वालिटी। ठीक है, हाई क्वालिटी का कोल होता है, इसको आप जब जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कोयला आप जलाते हो धुआं होता है तो आंखों में लगता है, तो मिनिमम फोक जो है, मतलब स्मोक जो है वो इससे निकलता है, मिनिमम धुआं इससे निकलता है। किसे, एंथ्रेसाइट, बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, कम मात्रा में ही अत्यधिक ऊर्जा इसे प्राप्त की जा सकती है। दूसरा होता है आपका बिटुमिनस, दूसरे प्रकार का, पहला हो गया एंथ्रेसाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो इससे कम क्वालिटी का होता है लेकिन बेहतर होता है, तो भारत में जो मुख्य तौर पे पाया जाता है वो कौन सा है, बिटुमिनस कोयला। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। और सबसे खराब जो कोयला होता है उसको बोलते हैं पीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीट, जिसकी क्वालिटी सर्वाधिक खराब होती है, लोअर क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो ये हो गए कोयले के प्रकार। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है ये भी हमने देख लिया, है ना, टाइप्स ऑफ कोल देख लिए कि कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो मुख्य तौर पर ये क्वेश्चन बनता है कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है, एंथ्रेसाइट। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर कोयले का बहुत अधिक दोहन किया जाता है, इसको भारत का रूर क्षेत्र भी बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश। ठीक है, रूर
प्रदेश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रूर क्षेत्र है जर्मनी में है। जर्मनी में एक जगह है जिसे हम रूर कहते हैं, रूर, ठीक है। तो वहां पर अत्यधिक उच्च क्वालिटी का कोयला प्राप्त होता है, एंथ्रेसाइट वगैरह का टाइप का कोयला वहां पे पाया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए क्योंकि भारत में भी यहाँ पर है, तो इसका कंपैरिजन करने के लिए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का। तो ये हो गई आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। हमने बात की आग्नेय क्रम की चट्टानें की, याद रखिएगा जीवाश्म आके हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त हुए हैं, ठीक। हमने धारवाड़ चट्टानों की बात कर ली, हमने विंध्य क्रम की चट्टानों की, कुड़प्पा की और गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब बचा हुआ है आपका दक्कन ट्रैप, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।